गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेरी इम्पोर्टेंट लेसन जिसका नाम है मानव अधिवास उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानव अधिवास का अर्थ पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। अधिवास किसे कहते हैं? मानव द्वारा बनाया हुआ और विकसित किया हुआ आवासों के संगठित समूह को। बहुत से अधिवास यानी मानव बस्तियां बहुत से भवन हो सकते हैं या एकाकी किसान का घर भी हो सकता है, उसे मानव अधिवास कहते हैं। यह अधिवास स्थायी हो सकता है या अस्थायी तथा एकाकी अकेला किसान का घर खेत के बीच में हो सकता है या संकुल भी हो सकते हैं। संकुल यानी बहुत से भवन भी इकट्ठे हो सकते हैं। आवास, मकान, घर या निवास स्थान अधिवास की मूलभूत इकाई होती है। आवास की मूलभूत इकाई कौन कौन सी है? जिनमें आवास, मकान, घर, निवास स्थल आदि, जो एक झोंपड़ी या भव्य इमारत भी हो सकती है। मूलभूत इकाई में कि एक झोंपड़ी भी हो सकती है घास फूस की बनी हुई, या विशालकाय इमारत भी हो सकती है। और प्रोफेसर विडाल डिला ब्लास के अनुसार मानव अधिवास को परिभाषित किया है। इनके अनुसार मानव द्वारा स्वयं के आवास, स्वयं के रहने के लिए एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से हैं। ब्लास महोदय ने बताया है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास यानी रहने के लिए और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो स्थान निर्मित किया जाता है उसे मानव अधिवास कहते हैं। और अपने शब्दों में हम लिख सकते हैं, जहाँ मानव दिन में कार्य करता है तथा रात्रि में विश्राम करता है तथा रोज काम आने वाले संसाधनों, उपकरणों को रखने की सुविधाएं होती है तथा एक दूसरे से सड़क या पगडंडी द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, उसे मानव अधिवास कहते हैं। यह अपने शब्दों में है, विस्तार से परिभाषा है कि मानव अधिवास किसे कहते हैं? जहाँ मानव दिन में कार्य करता है और रात्रि में विश्राम करता है तथा रोजमर्रा के जो भी उपकरण हैं, जो भी संसाधन हैं, उनको रखने की सुविधाएं होती है। पशु के रखने के लिए सुविधाएं होती है और साथ ही वो कच्ची सड़कें महामार्ग द्वारा या पगडंडी द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक अधिवास दूसरे अधिवास से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसे अधिवास को मानव अधिवास कहते हैं। यह अधिवास का अर्थ हमने पढ़ा है। आगे मानव अधिवासों की उत्पत्ति के अधिवास बने कैसे हैं? मानव ने अपने विकास यात्रा में जब एकत्रीकरण, कंदमूल फलन का संग्रहण, एकत्रीकरण व आखेट की अवस्था को पार कर जब मानव ने पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो पशु को तथा स्वयं की सुरक्षा और अनाज भंडारण के लिए उसे स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। देखिए मानव अधिवास की उत्पत्ति कैसे होती है कि प्रारंभ समय में मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था और कंदमूल फल का संग्रहण, उसके बाद में उसने आखेट करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे मानव की बुद्धि का विकास हुआ और उसने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। पशुपालन के साथ ही कृषि करना प्रारंभ किया और इस कारण से पशु की देखरेख और कृषि के उत्पाद के भंडारण के लिए उसे अधिवास की आवश्यकता हुई और इसी के साथ वह स्थायी आवास बना करके रहना प्रारंभ कर देता है। अब हैं उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है।
वर्गीकरण है किस आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान रखना भाई, उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अस्थायी अधिवास और दूसरा है स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास किसे कहते हैं? ऐसे अधिवास जो एक निश्चित समय या मौसम के अनुसार स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें अस्थायी अधिवास कहते हैं। निश्चित समय अवधि और मौसम के अनुसार ऋतु प्रवास करते हैं। जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में गुज्जर बकरवाल जनजाति के लोग निवास करते हैं जो सर्दियों में तलेटी में आ जाते हैं हिमालय पर्वतमाला की, और ग्रीष्म काल में पुनः अपने यथा स्थान पर पहुंच जाते हैं अपने पशु के साथ। अस्थायी अधिवास कहलाते हैं जो समय और मौसम के अनुसार स्थानांतरित होते रहते हैं, वो अस्थायी अधिवास कहलाते हैं। विश्व की जनजाति के अधिवास प्राय इसी प्रकार के होते हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल जनजाति के अभी हमने उदाहरण पढ़ा है। और स्थायी अधिवास उत्तर पाषाण काल में, पाषाण युग के लास्ट समय में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी अधिवासियों की उत्पत्ति मानते हैं। उत्तर पाषाण काल में के लास्ट में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और इसी के साथ स्थायी अधिवास बनने प्रारंभ हो गए। मानव के विकास क्रम में जब मानव समूह में रहने लगा तभी से स्थायी अधिवासों का विकास हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। निश्चित नहीं है कि मानव के विकास क्रम में जब मानव समूह में पहले एकाकी जीवन व्यतीत करता था और समूह में रहने लगा तभी से स्थायी अधिवासों का विकास हुआ होगा। और प्राकृतिक दशम और आधारभूत कार्य के आधार पर भी मानव अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा है हमने, दूसरा प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्य के आधार पर मानव अधिवास को दो भागों में बांटा गया है। पहला ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है। आप जानते हैं प्राथमिक व्यवसाय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनमें कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन और वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण आदि प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए ग्रामीण अधिवासों में मुख्यतः कृषि कार्य किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, लकड़ी काटी जाती है, मछली पकड़ते हैं, खनन कार्य किया जाता है और वनों से कंदमूल फल का संग्रहण भी किया जाता है। ग्रामीण अधिवासों पर आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है। ये ग्रामीण अधिवासों पे आधुनिकता का प्रभाव न के बराबर होता है। इसलिए यहाँ सामाजिक संगठन एवं मानवीय मूल्यों में प्रगाढ़ता पाई जाती है। सामाजिक मूल्यों या हितों को व्यक्तिगत मूल्य से ऊपर रखा जाता है। देखिए क्या होता है, ग्रामीण अधिवासों में सामाजिक संगठन पाया जाता है, अपनत्व की भावना होती है, तालमेल की भावना होती है और सुख दुख में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं ग्रामीण आदिवासियों में रहने वाले लोग। व्यक्तिगत मूल्य के बजाय सामाजिक मूल्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति का नुकसान हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि अगर बहुत से व्यक्ति को नुकसान हो रहा है तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अपनत्व की भावना पाई जाती है ग्रामीण आदिवासियों में मुख्यतः। और ग्रामीण आदिवासियों के प्रकार, अब ग्रामीण आदिवासियों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है सघन या गुच्छित अधिवास। सघन यानी पास पास में मानव बस्तियाँ विकसित होती हैं, जिसे गुच्छित भी कहते हैं। दूसरा परकीर्ण या एकाकी अधिवास। परकीर्ण यानी बिखरे हुए या एकाकी अधिवास, किसान का अकेला का घर खेत के बीच में होता है। तीसरा मिश्रित अधिवास। सघन और परकीर्ण अधिवास के बीच में दोनों की मिला जुला प्रभाव दिखाई देता है, वो है मिश्रित अधिवास। और चौथा है पल्ली अधिवास या पल्लीकृत बस्तियाँ,
वो बस्तियाँ होती है जिसे ढाणी कहा जाता है और अलग अलग स्थान में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। आगे हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, सगनिया गुच्छित आदिवास किसे कहते हैं? इन ग्रामीण आदिवासियों को अलग अलग नामों से जानते हैं। पुंजित, सनहत, सकेंद्रित, संकुलित आदि नामों से भी जाना जाता है। सगनिया गुच्छित आदिवासियों को देखिए, पुंजित आदिवास भी कहते हैं, सनहत आदिवास भी कहते हैं, सकेंद्रित आदिवास भी कहते हैं, संकुलित आदिवास कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। और सघन आदिवास की विशेषताएं, यह आदिवास खेतों के मध्य ऊंचे व बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बनाए जाते हैं। कहाँ पे बने होते हैं? खेतों के बीच में ऊंचे स्थान पे बनाते हैं जहाँ बाढ़ वर्षा का पानी पहुंच नहीं पाता, बाढ़ से सुरक्षित रहते हैं। उस स्थान पे सघन आदिवास या बस्तियाँ विकसित होती हैं। दूसरी विशेषता है, सभी आवास पास पास में होते हैं, सटे हुए होते हैं आपस में। तीसरी विशेषता है, एक स्थान पर सकेंद्रित होते हैं, एक केंद्र विशेष पे पास पास में बसे होते हैं। चौथा, सामाजिक प्रगाढ़ता पाई जाती है। सघन या गुच्छित ग्रामीण आदिवासियों में सामाजिक प्रगाढ़ता मजबूत होती है, अर्थात अपनत्व की भावना पाई जाती है। अगली विशेषता है, आवासों की संख्या 40 से 50 से लेकर सैकड़ों तक हो सकती है, सैकड़ों 100 तक हो सकती है। इसके आगे इसकी जनसंख्या संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 तक पाई जाती है। भाई जिस प्रकार से संसाधन अधिक होते हैं तो जनसंख्या अधिक होती है, संसाधन कम होते हैं तो जनसंख्या भी कम होती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्यतः पशुपालन किया जाता है या पशुचारण किया जाता है, तो वहाँ पे संसाधन उन पशुओं के लिए घास है जो प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती, अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए जनसंख्या भी कम पाई जाती है। ये हमने पढ़ी है सघन या गुच्छित आदिवासी की विशेषताएं और वितरण। सघन या गुच्छित आदिवास विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रकार के आदिवास नदियों के उपजाऊ मैदानों में पाए जाते हैं। नदी निर्मित उपजाऊ मैदान है, उन वो क्षेत्र समतल होते हैं, इसलिए वहाँ पे सघन या गुच्छित आदिवास देखने को मिलते हैं। जैसे भारत के सघन ग्रामीण आदिवास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गंगा सतलज के मैदानी भागों में पाए जाते हैं, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी है उसके पास वाले क्षेत्र, और राजस्थान के समतल मैदानी भागों में इस प्रकार के आदिवास देखने को मिलते हैं। ये वितरण पढ़ा है, इसलिए ग्रामीण आदिवासियों को 4 भागों में बांटा गया था: सघन या गुच्छित आदिवास, प्रकीर्ण आदिवास, मिश्रित आदिवास और पल्लीकृत आदिवास या पल्ली आदिवास, जिनमें हमने सघन या गुच्छित आदिवास का अर्थ पढ़ा है, उसकी विशेषताएं पढ़ ली और वितरण पढ़ा है। और आगे प्रकीर्ण या एकाकी आदिवास, इनके बारे में आगे बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।